गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको लगातार देखते रहिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भेज दें और उनको भी इन वीडियो से हेल्प मिल सके, इसलिए उनको भी इसके बारे में सूचना जिस भी माध्यम से आप देना चाहें उनको उपलब्ध करा दें। ओके, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। देयर इज़ ए पोर्टल, होप पोर्टल। होप स्टैंड फॉर हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये उत्तराखंड सरकार का इनिशिएटिव है और इसको लॉन्च करने का उत्तराखंड सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि युवाओं को रोज़गार के साधन वो उपलब्ध करा सकें। मित्रों, कोविड-19 पैंडमिक में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और असंगठित मजदूरों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोज़गार को लेकर के ही है। और जब रोज़गार नहीं है तो रोज़ कमाने खाने वाले जो मज़दूर हैं, वाकई उनके खाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए संकट तो है ही। तो इन सब से उनको कुछ हेल्प मिल सके, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों ने तरह तरह के प्रयास किए हैं। उन्हीं में से एक प्रयास हमारा उत्तराखंड सरकार का होप पोर्टल है, जिसके माध्यम से वो युवाओं को रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मूडीज़ की ओर से आया है। मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी, आप सब लोग जानते होंगे कि जो विभिन्न इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, देश हैं, उनकी रेटिंग करती है कि फला वर्ष में इसको कितना जीडीपी ग्रोथ मिलने वाला है या इस वर्ष इसका कितना रहेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में मूडीज़ ने भारत के लिए कहा है कि 2020-21 की जो भारत की जीडीपी है वो मित्रों जीरो होने वाली है। जीरो, जी हाँ, जीरो, याद रखिएगा इसको। हालांकि उसने ये भी कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2021-22 में जीडीपी 6.6% तक जा सकती है, जो थोड़ी राहत देने वाली खबर है। तो इसको याद रखिएगा कि किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी दर को जीरो बताया। ये भी पूछा जा सकता है कि मूडीज़ ने कितनी जीडीपी दर बताई, किस वित्तीय वर्ष के लिए बताई। ये पॉइंट सब आपको दिमाग में रखने। नेक्स्ट एक चैम्पियन पोर्टल है जो कि एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इसका जो उद्देश्य है कि जो छोटे उद्योग लगाने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उन पे इनोवेशन और उनकी जो अन्य समस्याएं हैं, वित्त संबंधी समस्या और श्रम उपलब्ध कराने से ऐसी समस्याएं से निजात पाने के लिए उनको हेल्प मिल सके, उसी का एक प्रयास है चैम्पियन पोर्टल्स। कृषि कल्याण अभियान का तीसरा चरण सरकार ने शुरू कर दिया है, जिसमें 17 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये कृषि कल्याण अभियान जो चल रहा है ये 112 आकांक्षी ज़िलों में संचालित किया जा रहा है। आकांक्षी ज़िलों के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भारत के सबसे पिछड़े हुए ज़िले हैं, जिन पे विकास की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, वहाँ हर एक विकास के हर एक क्षेत्र को अच्छे से टच किया जा सके, इसके लिए उनको चिन्हित करके उनको आकांक्षी ज़िला नाम दिया गया है। और ऐसे 112 ज़िलों को चिन्हित किया गया है। वहाँ पे विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, या जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको बहुत ही गंभीरता के साथ वहाँ पे शुरू किया जा रहा है। तो कृषि कल्याण अभियान को भी ऐसे 112 आकांक्षी ज़िलों में 17 लाख किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए चलाया जा रहा है। और ये जो किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बेसिकली जो सरकार का टारगेट है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास जो किए जाने चाहिए सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से।
किसानों को प्रशिक्षण दे करके, उनको नई कृषि गतिविधियों की जानकारी दे करके, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवा करके, उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि भूमि परीक्षण कार्ड उपलब्ध करवा के, यानी कि जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, सरकार की जितनी भी कार्यान्वित योजनाएं हैं उन सब के माध्यम से मैक्सिमम किसानों की हेल्प करके 2022 तक उनकी आय को दुगना करने के प्रयास के तहत ये भी एक प्रयास है, किसान कल्याण अभियान। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मनीषा सिंह। यस, मनीषा सिंह भारतीय मूल की महिला हैं, जो अमेरिकी महिला हैं भारतीय मूल की, और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD में अमेरिका का दूत इनको नियुक्त किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर रिसर्च एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप लोग ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हेलीकॉप्टर मनी। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉइंट है, तो ये पूछा भी जा सकता है। बड़ी सी धनराशि को मुद्रित करके जनता में वितरित कर दिया जाए। एक तरह से ये कहा जाए कि आप हेलीकॉप्टर से गए और हेलीकॉप्टर के ऊपर से ढेर सारी मुद्रा नीचे छोड़ दी, लोगों ने बिल ली। ये कॉन्सेप्ट है इसका। ये क्यों लाया गया, इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब अर्थव्यवस्था की जो गति है बहुत धीमी हो जाती है, सारी आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ जाती हैं, रोज़गार छिन जाते हैं, उत्पादन ठप होने लगता है और मांग बहुत घट जाती है। तब क्या किया जाता है कि हेलीकॉप्टर मनी यानी कि जो केंद्रीय आपका बैंक है, जो सिस्टम है, वो नई मुद्रा का मुद्रण करती है और मुद्रण करके लोगों को वितरित किए जाती है ताकि लोगों के पास पैसा आए। पैसा है तो लोगों की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो पूरी अर्थव्यवस्था में गति आएगी। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को अवतरित करने वाले जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे वो मिल्टन फ्रीडमैन थे। इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि कभी इनके नाम से भी किसी पेपर में आपकी मुलाकात हो जाए। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने बिलियनियर्स की सूची जारी करी है और उस सूची में जो पहला स्थान आया है 2020 की सूची में मुकेश अंबानी का आया है, फिर राधा किशन दवानी का, फिर शिव नदार का, फिर उदय कोटक का। इस सूची में एक खास बात ये भी है कि जो आप अक्सर टीवी में ऐड देखते हैं वैजू ऐप का, उसके संस्थापक को भी इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन अभी हुआ नहीं है, अक्टूबर में होगा। 18 से 20 अक्टूबर 2020 को नीदरलैंड और यूनेस्को के कोलैबोरेशन में, यानी कि मेज़बानी इसकी जो करेंगे नीदरलैंड और यूनेस्को करेंगे और इसको नीदरलैंड के हेग शहर में संपन्न किया जाएगा। और इसका जो विषय होगा भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता। इस समय देखा जा रहा है कि कई सारे कंट्रीज़ में, इवन इंडिया में भी 2019 में इंडिया में लगभग 6 पत्रकारों की हत्या की गई है। तो ऐसा केवल इंडिया पे नहीं, विश्व के अनेक देशों में चल रहा है। तो एक जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसको भय दिखा करके दबाने की कोशिश हो रही है। उसी की वजह से इस बार का जो विषय रखा गया है भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता। एक्चुअल में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को भी मनाया जाता है, जो हर साल 3 मई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 रहा है, भारत में उसकी जो रैंक रही है 142वीं रही है 180 देशों के बीच में। यानी कि 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 2 यूनिट बढ़ गई है। यानी कि 2 यूनिट और घटिया कंडीशन में चला गया भारत। यानी कि 2019 में इसकी रैंक 140 थी, अब 2020 में 142 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में पत्रकारिता करना कठिन हो रहा है। करेक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, मिल्क टी अलायंस, इसको तो भूलिएगा ही नहीं। क्या है ये? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक अभियान चलाया जा रहा है। ये एक सोशल मीडिया अभियान है। कौन चला रहा है इसको? थाईलैंड के नागरिकों ने शुरू किया। और क्यों शुरू किया? ताइवान और हांगकांग जैसे जो देश हैं जिन पर चीन ने अपनी कमांड स्थापित कर रखी है,
ये इन देशों की संप्रभुता के समर्थन में चलाया जा रहा है ताकि चीन अपनी पकड़ इन पे कम करे और इन देशों को संप्रभु राज्य की तरह, संप्रभु देश की तरह ट्रीट किया जाए, और चीन के विरोध में इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि मिल्क टी अलायंस किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में है, और ये है क्या, एक सोशल मीडिया अभियान है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नासा प्लस लूनार एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिल करके जस्ट हाल ही में चंद्रमा का पहला एकीकृत भूगर्भिक मानचित्रण जारी किया है। जैसे कि अब पृथ्वी का एक मैप है, मानचित्र है, उसी तरह से नासा और ये लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट ने चंद्रमा का भी एक फर्स्ट मैप जारी किया हुआ है। इस मैप को जारी करने में नासा के अपोलो मिशन द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा, उसका प्रयोग किया गया है। और इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी चंद्रमा का पहला एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र किस संस्था द्वारा जारी किया गया, नासा द्वारा, इसरो द्वारा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा, जापान स्पेस एजेंसी द्वारा, चीन की स्पेस एजेंसी द्वारा। यानी कि स्पेस एजेंसी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जारी किया गया, तो यू हैव टू लर्न इट, दैट इज़ नासा। ओके, और आप जानते हैं कि जो इसरो है हमारा, उसने चंद्रा 2 अभियान को 2019 में लॉन्च किया था, और इसका जो उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना, दक्षिणी ध्रुव का याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द लॉन्ग मार्च 3B। यस, द लॉन्ग मार्च 3B क्या है? चीन का एक अंतरिक्ष रॉकेट है जो चीन ने अभी हाल ही में छोड़ा है। नेक्स्ट, नूर-1 ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। कौन सा सैन्य उपग्रह है? हाँ, याद रखना है इसको, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में थोड़ा छोटा मोटा युद्ध भी हुआ, जिसमें ईरान के बड़े सैनिक कमांडर को अमेरिका द्वारा मार दिया गया। उसके बाद में ईरान ने कदम उठाया, उन्होंने अपना नूर-1 पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। माइक्रो रिएक्टर का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि ये एक छोटा सा परमाणु संयंत्र होगा। तो दोस्तों, ये परमाणु संयंत्र तो नहीं है, ये नैनो कणों को बनाने यानी कि उनके विकास के लिए पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान की पहल है। उन्होंने इसको बनाया हुआ है, इसकी मदद से नैनो कणों का विकास किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड। ये क्या है कि ये भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान ने इसको विकसित किया हुआ है, और इसका उपयोग क्या होने वाला है? उपयोग ये होने वाला है कि पृथ्वी के चुंबकीय मंडल, आयनोस्फीयर जिसको आप कहते हैं, चुंबकीय मंडल में विद्युत क्षेत्र की संरचना और उसकी बनावट के बारे में समझ पैदा करेगा, ठीक है। हो सकता है ये लाइन आपको कम दिख रही हो, मैं बोल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक आयामी द्रव सिमुलेशन जो कोड है, इसको किसने विकसित किया है? भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान ने विकसित किया है। और इसका उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग ये होगा कि पृथ्वी की जो चुंबकीय मंडल है, पृथ्वी का जो आयनोस्फीयर है, उसमें विद्युत क्षेत्र की संरचना और उसकी बनावट को कैसे समझा जाए, उसमें क्या आयाम हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी करने में ये मददगार होगा, ठीक है। तो ये रहे हम लोगों के अभी तक के 14 पॉइंट्स करंट अफेयर्स के, जिसको आप जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स में ही शामिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।